बवेरिया, जर्मनी, साल 1922। एक छोटा सा आइसोलेटेड फार्म हाउस जिसका नाम है हिंटरकाइफेक। ये घर इतना दूर था कि अगर यहाँ कुछ भी हो जाए कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। 31 मार्च 1922 की रात को इस घर के अंदर एक पूरे परिवार का खात्मा हो गया। एक बुजुर्ग कपल, उनकी बेटी, 2 मासूम बच्चे और एक नौकरानी जो सिर्फ एक दिन पहले काम पे आई थी। सबसे डरावनी बात, जिस इंसान ने ये किया वो 3 दिन तक उन लाशों के साथ उसी घर में रहता रहा। खाना खाया, जानवरों को चारा दिया, चूल्हा जलाया और फिर गायब हो गया, हमेशा के लिए। आज 100 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि वो कौन था। ये कहानी है हिंटरकाइफेक मर्डर्स की, जर्मनी का सबसे रहस्यमयी, सबसे दिलहला देने वाला कोल्ड केस। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। म्यूनिक से करीब 70 किलोमीटर दूर एक गांव था ग्रोबर्न। उसके भी पीछे जंगल के किनारे एक अकेला फार्म हाउस था, हिंटरकाइफेक। यहां रहता था ग्रूबर परिवार। एंड्रियस ग्रूबर 63 साल का इस घर का मुखिया। गांव में लोग कहते थे कि एंड्रियस का स्वभाव सख्त था, गुस्सा जल्दी आता था। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि अपनी ही बेटी के साथ उसके रिश्ते अजीब थे। कुछ ऐसी अफवाहें जो पूरे गांव में फैलती रहती थीं, लेकिन कभी खुल के किसी ने पूछा नहीं। कजीलिया ग्रूबर, एंड्रियस की 72 साल की पत्नी, शांत, घर तक सिमटी हुई। विक्टोरिया गैब्रियल, इनकी 35 साल की बेटी, जिसका पति कार्ल गैब्रियल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस के फ्रंट पे मारा गया था 1914 में। बॉडी कभी मिली नहीं। विक्टोरिया के 2 बच्चे थे, 7 साल की छोटी सी कजीलिया और सिर्फ 2 साल का जोसेफ, और एक नौकरानी मारिया बाउमगार्टनर, 44 साल की। ये परिवार अपने आप में सिमटा हुआ था। गांव वालों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं, आइसोलेटेड फार्म, आइसोलेटेड लोग। ऊपर से देखा जाए तो एक शांत मामूली सी जिंदगी, लेकिन उसके नीचे कुछ और पक रहा था। मर्डर से करीब 6 महीने पहले ग्रूबर परिवार की पुरानी नौकरानी अचानक काम छोड़ के चली गई। वजह, उसने कहा घर में भूत है। रात को एटिक से, छत के ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाज आती थी, जैसे कोई चल रहा हो। एंड्रियस ऊपर जाकर देखता, लेकिन हर बार कुछ नहीं मिलता, कोई नहीं होता। नौकरानी डर गई, उसने काम छोड़ दिया। अब यहां से चीजें और अजीब होने लगती हैं। मार्च 1922 में एक दिन एंड्रियस को घर के बाहर एक अखबार मिला, म्यूनिक का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ना एंड्रियस न उसके परिवार में किसी ने वो अखबार मंगवाया था। उस जमाने में अखबार सब्सक्रिप्शन से आता था या खरीदना पड़ता था, तो ये आया कहां से? फिर एक और चीज, घर की चाबियां गायब होने लगी, 1-2 नहीं, कई। और सबसे डरावना संकेत, बर्फ पड़ी थी फार्म के आसपास। एंड्रियस ने देखा कि जंगल से लेके घर के मशीन रूम तक, जिसका ताला पहले से ही टूटा हुआ था, कदमों के निशान थे, लेकिन वापस जाने वाले कोई निशान नहीं थे। मतलब कोई जंगल से आया और अंदर ही रह गया। एंड्रियस ने पूरा फार्म छाना, मशीन रूम, खेत, खलियान, कुछ नहीं मिला। लेकिन उस रात पूरे परिवार ने फिर एटिक में कदमों की आवाज सुनी। एंड्रियस इतना परेशान हो गया था कि उसने गांव वालों को यह सब बताया भी। कुछ लोगों ने मदद की, लेकिन एंड्रियस ने मना कर दिया। और पुलिस को किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया। आज सोचते हैं तो लगता है शायद वो एक ऐसा चांस था, एक आखिरी मौका जो हाथ से निकल गया। 31 मार्च 1922, फ्राइडे। नई मेड मारिया बाउमगार्टनर अपनी बहन के साथ हिंटरकाइफेक पहुंची। ये उसका पहला दिन था। कुछ देर बाद उसकी बहन वापस चली गई। उसी शाम किसी वजह से एंड्रियस ग्रूबर, कजीलिया ग्रूबर, विक्टोरिया गैब्रियल और 7 साल की कजीलिया एक एक करके बान की तरफ गए। आज तक किसी को नहीं पता कि वो वहां क्यों गए। बान के अंधेरे में उन चारों की एक भारी मटक से हत्या कर दी गई। इसके बाद किलर घर के अंदर गया। मारिया बाउमगार्टनर को उसके कमरे में मारा गया और आखिर में 2 साल के जोसेफ को उसकी कॉट में ही मार दिया गया। सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यह थी कि ऑटोप्सी के मुताबिक 7 साल की कजीलिया पहले अटैक के बाद तुरंत नहीं मरी थी। वो कुछ समय तक जिंदा रही, अकेले, अंधेरे खलियान में,
कोई बचाने वाला नहीं था। यहां से कहानी और भी डरावनी हो जाती है। हत्यारा, चाहे एक इंसान हो या ज्यादा, मर्डर्स के बाद तुरंत नहीं गया। वो उसी घर में रहा 3 दिन तक। चूल्हा जलाया, खाना बनाया, खाया, जानवरों को चारा दिया, उनकी देखभाल की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर की दीवार पे लगा कैलेंडर अप्रैल 1 की डेट दिखा रहा था, जैसे किसी ने उसे उस दिन तक इस्तेमाल किया हो। सोचिए, एक तरफ खलियान में 4 लाशें पड़ी हैं, घर के अंदर 2 और कोई शख्स रोज सुबह उठकर चाय बनाता है, मुर्गियों को दाना डालता है। 1 अप्रैल 1922। छोटी कजीलिया स्कूल नहीं पहुंची। उसी दिन संडे चर्च सर्विस में भी विक्टोरिया गैब्रियल नजर नहीं आई, जो आमतौर पर चर्च क्वायर का हिस्सा हुआ करती थी। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ग्रूबर परिवार वैसे भी अपने आप में रहता था। लेकिन 3 अप्रैल तक कजीलिया फिर भी स्कूल नहीं आई। घर की पोस्ट जमा होने लगी और बेकरी की डिलीवरीज भी बिना उठाए पड़ी रहीं। 4 अप्रैल 1922 पड़ोसी लॉरेंस श्लिटनबावर, जोहान सिगल और माइकल पोल के साथ हिंटरकाइफेक फार्म पहुंचा। बान के अंदर उन्हें 4 लाशें मिली। एंड्रियस ग्रूबर, कजीलिया ग्रूबर, विक्टोरिया गैब्रियल और 7 साल की कजीलिया। घर के अंदर मारिया बाउमगार्टनर और 2 साल के जोसेफ की लाशें भी मिली। पूरा परिवार खत्म हो चुका था। इंस्पेक्टर जॉर्ज राइन ग्रूबर को यह केस सौंपा गया, लेकिन शुरुआत से ही सब कुछ उल्टा हो चुका था। जब तक पुलिस पहुंची, तब तक गांव के बहुत से लोग क्राइम सीन पे जा चुके थे, जिसके वजह से सबूत इधर उधर हो गए। और सबसे बड़ा सवाल, मटक, जिस हथियार से सब कुछ हुआ, वो खुद घर के अंदर बान के लॉफ्ट में मिला। जैसे हथियारा खुद का ही हथियार छोड़ गया हो या छुपाया हो। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। पूरा गांव शक के दायरे में था। सस्पेक्ट 1, लॉरेंस श्लिटनबावर। सबसे पहला और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला नाम था लॉरेंस श्लिटनबावर। वही पड़ोसी जो 4 अप्रैल 1922 को फार्म पर पहुंचने वाले लोगों में से एक था और जिसने सबसे पहले लाशें देखी थीं। लॉरेंस का विक्टोरिया गैब्रियल के साथ पुराना रिश्ता था। दोनों के बीच शादी की बात भी हुई थी। उस वक्त गांव में यह अफवाह भी थी कि 2 साल का जोसेफ शायद लॉरेंस का बेटा था। कुछ समय के लिए लॉरेंस ने इस बात को माना भी और बच्चे के लिए पैसे दिए, लेकिन बाद में उसने पैटर्निटी से इनकार कर दिया। सबसे ज्यादा शक उस पर उसके कुछ अजीब बर्ताव की वजह से हुआ। जब दूसरे लोग घर के अंदर जाने से घबरा रहे थे, लॉरेंस बिना ज्यादा हिचकिचाहट के अंदर चला गया। बाद के सालों में जब हिंटरकाइफेक फार्म हाउस को गिराया जा रहा था, उसने एक ऐसी बात कही जो कई लोगों को अजीब लगी। उसने कहा कि शायद हत्यारा लाशों को बान में ही दफनाना चाहता था, लेकिन जमी हुई जमीन की वजह से ऐसा नहीं कर सका। कुछ लोगों को लगा कि इतनी स्पेसिफिक बात वो तभी कह सकता था अगर उससे कुछ ज्यादा पता हो। लेकिन दूसरे लोगों का कहना था कि एक अनुभवी किसान के लिए फ्रोजन जमीन के बारे में ऐसा अंदाजा लगाना बिल्कुल मुमकिन था। पुलिस को कभी भी लॉरेंस के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। अपनी जिंदगी में उसने कई लोगों पर डेफेमेशन के केस भी जीते, जो उसे हिंटरकाइफेक का हत्यारा कहते थे। 1941 में उसकी मौत हो गई और वो कभी भी किसी कोर्ट में इस केस का दोषी साबित नहीं हुआ।